सरहद पर तनाव है, क्या कहीं चुनाव है? जी हां, 2024 का आज का दिन यानी 13 अक्टूबर संडे बेहद गहमा गहमी का रहा देश भर में और खास तौर से गाजियाबाद में, क्योंकि गाजियाबाद में कई तरह के मोर्चे, कई तरह की चीजें देखने को मिली, कई तरह के दबाव देखने को मिले। एक तरफ था सांप्रदायिक माहौल, एक तरफ था भाईचारा, एक तरफ था एक सद्भावना की बात और एक तरफ था जिम्मेदारी, यानी प्रशासन, पुलिस और तमाम सरकारी अमले की वो जिम्मेदारी कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बचाया जाए और कैसे उसको कायम किया जाए। और एक तरफ था दबाव, यानी पॉलिटिकल लोगों के ऊपर यह दबाव है कि आने वाले 2027 में उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे उनका वजूद बच पाएगा। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में और खास तौर से जो लोग अभी आज भी कहीं ना कहीं सरकार में या राजनीति में मजे ले रहे हैं और वो एक रुतबा कायम कर चुके हैं, उनके ऊपर भी ये दबाव है कि कैसे वो रिपीट करें और कैसे वो अपनी एक तरह से हुकूमत को बनाए रखें। यानी दबाव, राजनीति, जिम्मेदारी और सांप्रदायिकता और एक तरफ भाईचारे का एक मुकाबला गाजियाबाद में देखने को मिला। डासना के मंदिर के पास अगर बात करें तो बाकायदा वहां पर प्रदर्शन का एक कॉल किया गया था, एक आह्वान किया गया था। उसके बाद नेशनल हाईवे पर बाकायदा भीड़ नजर आई, प्रशासन के लिए चुनौती हुई और देश के बड़े खास नेशनल हाईवे पर बाकायदा जाम की सी स्थिति बनी रही। लेकिन सलाम है गाजियाबाद की पुलिस को और प्रशासन को, उसने बेहद खूबसूरती से और बेहद जिम्मेदारी के साथ इस पूरे मामले को न सिर्फ हैंडल किया बल्कि गाजियाबाद को एक बहुत बड़े चैलेंज से कहीं ना कहीं बचा के ले जा गया। कहीं ना कहीं बहुत बड़े चैलेंज से गाजियाबाद को बचा लिया गया। ये दिन बहुत खास रहा, इस पर विस्तार से हम आपसे बात करेंगे और आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, ये सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कुछ वक्त आपका लगेगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इस पर आने वाले विज्ञापन को देखने के लिए 10 से 20 सेकंड आप देखेंगे तो हमको इसकी मदद होगी। यानी आपसे हमें किसी तरह की मदद नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमारे इस चैनल पर आने वाले जो ऐड हैं जो हमको कंपनीज देती हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उनसे हमको मदद हो जाएगी। बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। आज एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिएगा। जैसे सूरज के ऊपर कितना ही कोई आक्षेप लगाए, दाग लगाए, चांद के ऊपर कितनी ही धूल उठाए, कितना ही दाग लगाने की कोशिश करे, उसका अंजाम क्या होता है ये आप सब जानते हैं। न सूरज की रोशनी को कम किया जा सकता है, न चांद की चमक को या उसकी खूबसूरती को कम किया जा सकता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करता है या हिमाकत करता है तो यकीनन अबू लहब की तरह आप उसको ये मान के चलिए कि वही पसपा होगा और उसी का चरित्र सामने आएगा, क्योंकि आप ससम वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अल्फाज कम हो जाएंगे। अगर बात करें तो पूरी दुनिया के तमाम पेड़ों को कलम बना दें और पूरे समंदर को, जितने भी समंदर हैं उनको स्याही बना दें तो आप सीरत पाक को कहीं बयान नहीं कर सकते, कहीं तहरीर नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। एक बेहतरीन शख्सियत जो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अपनी कामयाबी का सिक्का न सिर्फ दुनिया में मनवा चुके हैं बल्कि आज उनको बुद्धिजीवी वर्ग भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि दी ओनली वन, जिसे कहना चाहिए पर्सन जो कि टॉप लिस्ट में रहते हैं। चाहे माइकल हार्ट की बात करें, चाहे एमन रॉय की बात करें, ये तमाम वो लोग हैं जो कि स्कॉलर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने भी खुद रिटन में यह स्वीकार किया है कि अगर 100 लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए तो उसमें नंबर 1 पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 पर हैं। ये एक ऐसी बात है जिसको शायद हमको ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना तो मोहम्मद किसी की तारीफ के मोहताज हैं, न किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज हैं और ना ही कोई उनके साथ गुस्ताखी कर सकता है, ना कोई उनकी हतक कर सकता है। अबू लहब तब्बत यदा अबी लहब में पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि वो तमाम लोग तबाह हो गए और शान जो है वो वहीं की वहीं कायम है। इस पर आप ज्यादा ना सोचा करें, ना परेशान हुआ करें, क्योंकि ये वो रोशन सितारा है जिसकी वजह से दुनिया को कायम किया गया और जिसकी जब तक तालीमात रहेंगी तब तक कयामत भी नहीं आएगी। और दुनिया के वजूद को अगर आप समझते हैं तो ये कुरान का एक तरह से खुला फैसला है कि जब तक
मोहम्मद की बेसत का मकसद पूरा नहीं होगा तब तक कयामत भी नहीं आएगी। ये बात सच है। इसको लेकर आप परेशान ना हो और जो लोग ऐसा करते हैं उनको नजरअंदाज करें, क्योंकि वो किसी और दबाव में जी रहे हैं। क्षणिक या कुछ वक्ती जो कामयाबी है या राजनीति है वो उनको करने दें, वो कर रहे हैं, आप उनको करने दीजिए, क्योंकि 2027 में भी चुनाव है और लगभग यहां पर हमेशा चुनाव होते रहते हैं। अभी हरियाणा के होकर निपटे हैं, अभी आप और जगह भी देख रहे होंगे। अब आप झारखंड की बात करेंगे या फिर दिल्ली की बात करेंगे या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर पहले आप पंचायती चुनाव की बात करेंगे, ग्राम पंचायतों के करेंगे और उसके बाद विधानसभा के करेंगे। तो पॉलिटिकल लोगों के अगर दबाव में उनका मानसिक संतुलन कहीं डिस्टर्ब होता है और वो राजनीति करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की पॉलिटिक्स कुछ इसी तरह की चीजों पर टिकी हुई है। अब मुद्दों की बात कहीं नहीं होती, बेरोजगारी की बात कहीं नहीं होती, तमाम चीजें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। आप इसको लेकर परेशान ना हो, आप सिर्फ ये सोचें कि गाजियाबाद में आज पुलिस और प्रशासन ने किस सुंदरता के साथ तमाम चीजों को कंट्रोल किया है और कौन लोग थे जो कि आमने सामने रहे। एक तरफ वो तबका था जो कि धार्मिक उन्माद के नाम पर शहर को कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर ले जाना चाहता था और एक तरफ वो चंद लोग थे जो कि भाईचारे का अलम लेकर, भाईचारे का झंडा लेकर खड़े हो गए मजबूती के साथ और उन्होंने अपनी बात को रखा। एक तरफ वो लोग थे जो कि पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़कर पुलिस को एक तरह से चुनौती दे रहे थे। एक वो लोग थे जो कि एक छोटे से हॉल के अंदर बैठकर ये पैगाम दे रहे थे कि भाईचारा रहेगा तो सब कुछ रहेगा, रोजगार भी मिलेगा, देश भी रहेगा और भाईचारा सबके लिए बहुत जरूरी है। आपको हम दोनों बातें सुनवा रहे हैं। एक वो बात जो कि विधानसभा के एक सदस्य हैं, विधायक महोदय हैं, नंद किशोर गुर्जर जी, सम्मानित विधायक हैं, उन्होंने कई मांगे रखी हैं। पहले हम उनकी मांग आपको सुनवा देते हैं जो कि पंचायत के अंदर तय की गई है। कथित तौर पर उनके द्वारा यह कहा गया है, आप सुनिए। पुलिस कमिश्नर को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये बड़ी पंचायत की कॉल अभी पंचायत में तय हो जाएगी। पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार हो, उस आदमी ने आग लगाने का काम किया। जब जिलाधिकारी गाजियाबाद ने मामला समाप्त कर दिया था, लोगों ने कॉल वापस ले ली, मुकदमा क्यों लिखा गया? इसका मतलब उनकी मंशा है कि देहातियों के साथ खड़े होना। उनको कहां से फंडिंग आ रही है? क्यों चुप है? पूरे जिले को क्यों लूटा जा रहा है? पुलिस लूट करके क्यों अपने आंकड़ों को खुश कर रही है? जब बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव गृह तक ने कह दिया कि ये मुकदमे खत्म होंगे, आखिर एक आदमी गाजियाबाद को जलाने पे तुला हुआ क्यों है? 3 मांग पंचायत की, अभी सुन लो, बार बार कोई बात नहीं है, पंचायत में तय हो गया है। एक मांग 10 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी कांग्रेस ने भारत के साथ गद्दारी करते हुए आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने दिल्ली को जलाने के लिए, दिल्ली में 10 लाख लोग तो अभी आए हैं, 10 करोड़ लोगों को निकाला जाए। दूसरी बात, पंचायत का निर्णय है मंदिर पे हमला करने वाले जितने भी जेहादी थे, यहाँ के विधायक जो पूर्व में थे उनके साथ और जो वहां से ट्वीट करके मुकदमा भी लिखवाया, गिरफ्तार नहीं हुआ, सारों पे रासुका लगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और फांसी की सजा हो। तीसरा, पार्लियामेंट में कानून बने सख्त, जो किसी धार्मिक उस पे यात्रा पे, मंदिरों पे या किसी प्रकार का थूक से लेकर के लव जिहाद या मूत्र जिहाद, किसी भी प्रकार का जिहाद करता है, उन जिहादियों पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, एनएसए में गिरफ्तारी और फांसी की सजा हो। ये 3 निर्णय पंचायत ने ले लिए। जी हाँ, माननीय विधायक जी की डिमांड है कि अगर कोई थूक जिहाद करता है तो उसको भी फांसी दी जाए। कोई अगर किसी तरह का कोई भी काम करता है, अगर वो कहीं ना कहीं किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करता है तो सीधे तौर पर उसके लिए फांसी की एक तरह से उन्होंने डिमांड की है। ये बहुत पॉजिटिव एक कदम है और अगर कानून सख्त होगा तो यकीनन हर तरह की चीजों पर कंट्रोल होगा। चाहे बालाजी के लड्डुओं के अंदर मिलावट की बात हो, चाहे और तमाम चीजें हो, अगर सभी चीजों पर सख्ती से कार्रवाई होगी तो न बालाजी मंदिर के लड्डुओं में या प्रसाद में किसी तरह की मिलावट होगी, चर्बी नहीं मिलाई जाएगी। कथित तौर पर जो अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, ये तमाम चीजें भी कंट्रोल होंगी और वो तमाम चीजें भी कंट्रोल होंगी जिनको अपराध की श्रेणी में आप रखते आए हैं। तो माननीय विधायक जी, इस बार आप विधानसभा के सत्र में इस बात को रखिए मजबूती के साथ और इस पर कानून बनाइए। लेकिन आप बार बार गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्र जी को जिस तरह से टारगेट करते हैं, ये बात पब्लिक में टारगेट करने के बजाय आप विधानसभा में या सरकार में आप मौजूद हैं वहां पर भी रखिए, ताकि अगर कथित तौर पर जनता उनसे परेशान है यानी कमिश्नर साहब से, तो जनता के लिए राहत की बात आप सड़कों पर भी कर रहे हैं तो आप विधानसभा में भी कीजिए। अब हम आपको
इन्हीं विधायक महोदय के खिलाफ एक वायरल वीडियो बता रहे हैं जिसमें उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संदीप पंडित नाम के ये एक शख्स हैं, बड़े कार्यकर्ता भी हैं और एक्टिविस्ट हैं। इनका सोशल मीडिया पर एक बयान आ रहा है जिसमें इन्होंने नंदकिशोर गुर्जर जी पर एक आरोप लगाया है। हम हालांकि इस सोशल मीडिया के बाइट को, इनके बयान को एंडोर्स न करते हुए सिर्फ ये बता रहे हैं कि राजनीति कितने चरम पर पहुंच गई है कि मुद्दे को हाईजैक करने का भी गेम शुरू हो गया है। सुनिए। पंचायत को राजनीति का रूप देने वाले ऐसे हमारे विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, जिन्होंने उस पूरी पंचायत को मैनेज करा, जिन्होंने पूरी पंचायत को हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने हिंदुओं को गलत दिशा की तरफ पहुंचाया। और अभी अभी सूचना मिली है कि उन्होंने कहा था कि जब तक मैं धरने पर या पंचायत में उपस्थित रहूंगा तब तक आप लाठीचार्ज मत करना, मेरे जाने के बाद आप सभी हिंदुओं पर लाठीचार्ज कर दो या सभी हिंदुओं पर मुकदमा पंजीकृत कर दो। मैं माननीय नंदकिशोर गुर्जर जी को बता देना चाहता हूं, माननीय विधायक जी, आप भी कभी हमारी तरह संघर्षशील थे। नंदकिशोर गुर्जर जी को शिकायत है कि कमिश्नर साहब शहर को कहीं ना कहीं नाइंसाफी के साथ बर्ताव कर रहे हैं और नाइंसाफी कर रहे हैं। बयान आपने सुना। इन्हीं नंदकिशोर गुर्जर जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं माननीय विधायक महोदय के ऊपर कि उन्होंने क्या किया, ये आपने अभी सुना होगा। अब हम आपको नाहर सिंह यादव जी हैं, गाजियाबाद के प्रोमिनेंट एडवोकेट हैं और बार काउंसिल ऑफ गाजियाबाद के अध्यक्ष भी रहे हैं, साबिक पूर्व जो है ये अध्यक्ष रहे हैं और अभी भाईचारा एक संगठन इन्होंने बनाया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, यानी आप ये तय कीजिए कि राजनीति कोई कैसी करे लेकिन शहर को, समाज को, देश को क्या चाहिए, ये भी आप सुनिए। तो शहर की फिजा कुछ लोगों ने खराब करने की कोशिश की है और कर रहे हैं। उसी में भाईचारा पुलिस की आज एक मीटिंग बुलाई गई, शहर में अमन रहे, शांति रहे और सब लोग अमन और शांति के साथ रहे। गाजियाबाद का अपना इतिहास रहा कि गाजियाबाद में शांतिपूर्ण शहर रहा और इस शहर में सबसे पहले से जब से बसा रहा तो भाईचारा कायम है। उसी को लेकर रोज इस शहर की फिजा बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर शुरू किया, तो तब उन लोगों ने सोचा कि अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग वो सबको प्रतिनिधि के रूप में इकट्ठा किया जाए। नाहर सिंह यादव जी का ये कहना कि शहर को झुलसाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उसके आगे भी उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। हम प्रशासन से निवेदन करें कि सद्भावना को जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारा कोई आज का कोई मंशा किसी किस्म का ऐसा नहीं है कि हम उनका कोई काउंटर ब्लास्ट, वो महापंचायत कर रहे हैं और हम महापंचायत का काउंटर ब्लास्ट हम लोग कर रहे हैं, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य आज का नहीं। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है साथियों कि जो आदमी व्यक्तिगत रूप से एक सरकारी जमीन पर देवी के नाम पर, देवी मंदिर के नाम पर कब्जा करके बैठा है, सरकार, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का कमिश्नर सख्ती से कार्रवाई करे। आज का ये वीडियो बेहद खास है। हो सकता है कुछ वक्त आपका ज्यादा लग जाए, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि आपको हम करंट अफेयर्स पर और ताजा मुद्दों पर आगाह करें, आपको बताएं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आज पूरे देश को मालूम है कि उसको क्या चाहिए। नीट जैसी परीक्षाओं को देकर अगर कोई अच्छा डॉक्टर निकलता है देश के लिए, समाज के लिए और बीमारों के लिए तो क्या बुराई है। अगर रोजगार मिलता है तो क्या वो जरूरी है या इधर की कुछ चीजें जरूरी हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये डिमांड करने वाले लोग आप विधानसभा में भेजें, संसद में भेजें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन्हीं तरह के मुद्दों में आप उलझे रहेंगे, आपने कई बार देखा होगा कि जिस जिहाद को लेकर खास तौर से मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं अज्ञान हो गया था, भूल गया था, आज उसी जिहाद का लगातार जिक्र है। जिहाद यानी संघर्ष, अपने जीवन यापन के लिए, अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, अपने अच्छे
जिंदगी को गुजारने के लिए और अपने दीन को कायम करने के लिए भी संघर्ष जरूरी है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई चीज हासिल नहीं होती है। रोटी खाने के लिए रोटी को पैदा करना, उसके लिए अन्न को पैदा करना तो दूर की बात है, लेकिन उसको अगर निवाले को भी आपको मुंह तक ले जाना है तो इसके लिए भी एक छोटा मोटा संघर्ष तो करना पड़ेगा, और उसकी फिर पाचन क्रिया को भी संघर्ष कहा जाएगा। जिहाद को आज लोगों ने बहुत आम कर दिया है, थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी कुछ और जिहाद, लेकिन अब एक थूक जिहाद भी आ गया है। इसको कहा जाए तो अज्ञानी लोगों की अगर कोई इसमें खामी है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई डेलिबरेटली ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, भले ही चाहे वो आईपीसी के तहत हो या नए कानून के तहत हो या फिर बकौल नंद किशोर गुर्जर जी के, क्योंकि वो भी माननीय विधायक हैं, उनकी मांग को भी गंभीरता से लेना चाहिए, उनकी मांग को भी पूरा करते हुए फांसी की सजा होनी चाहिए। थूक जिहाद को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा लोच भी नजर आता है, क्योंकि हर जगह आप देख रहे होंगे कि लोग खाने में थूक रहे हैं, लोग रोटी बनाते हुए थूक रहे हैं, और थूकने वाले लोग एक खास मजहब के हैं। तो इसको भी कहीं ना कहीं, आज मेरे एक साथी मेरे साथ रहे, मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा, हालांकि वो मेरी तरह मुस्लिम नहीं थे, मेरे दोस्त थे, बहुत खास और बहुत सेकुलर एक तरह से बात थे। हालांकि उन्होंने बिल्कुल आस्थाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके खाने में या किसी खाने की वस्तु में कोई थूके, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ अज्ञानी लोग अगर बात करें, वो कभी कभी या तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए या कुछ करते हुए, जब वो ऐसे करके शुरू करते हैं और फूंक मारते हैं, तो अगर आप उसका वीडियो बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो थूक रहे हैं, यानी वो छू करने वाली बात है तो उसको थूकने वाली बात है। आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर लोग फूंक भी लगवाते हैं और दुआ भी कराते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग दंग भी कराते हैं। यानी अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के या कलमा पढ़ के उसको लगता है कि इसमें बरकत होगी या इसमें मेरा एक तरह से काम बढ़ेगा, और वो उसको ऐसे करके करता है तो ऐसा लगता है जैसे थूक रहा हो। अगर कोई डेलिबरेटली ऐसी वीडियो बनाएगा और उसको एंगल को ऐसे रखेगा तो ऐसा लग सकता है कि वो थूक रहा है। हम उसको क्लीन चिट नहीं दे रहे। अगर वो थूकता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो वाली कार्रवाई भी हो जो कि नंद किशोर गुर्जर जी ने जिसकी मांग की है। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को उसका जिम्मेदार न ठहराया जाए, क्योंकि ना तो सारे किसी समाज के खराब हो सकते हैं, न सारे लोग अच्छे हो सकते हैं। कुछ लोग 1% या 0.1% अगर किसी समाज के डिफरेंट मानसिकता के हैं तो वो पूरे समाज का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकते, न पूरे समाज को उसकी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये तमाम लोग हर जगह होते हैं। आज भी आपने कई तरह की खबरें अपने आसपास देखी होंगी, वो किसी भी समाज के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे समाज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग जज्बाती होकर जब सोचते हैं तो उनकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन यह हमको सोचना होगा कि आखिर जिस जिहाद के नाम पर एक समुदाय को अचानक से 1-2 साल में घेरा जाने लगा है, लगातार उसको निशाने पर लिया जाने लगा है, ऐसा क्या हुआ कि 2-4 साल में या 6 महीने में ही उसके अंदर इतनी खामियां पैदा हो गई। आज ऐसा लगने लगा है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो ऐसे शोर मचाया जाता है, देखो देखो देखो, जैसे नमाज, देखो नमाज पढ़ रहा है। नमाज 1400 साल से हो रही है, हिंदुस्तान में कई सौ साल से हो रही है, लगभग भारत के अंदर ही 600, 700, 800 साल के करीब जो है इस्लाम का या मुस्लिम समाज का कहीं ना कहीं साम्राज्य भी रहा है, और उनका कहीं ना कहीं राजनीति में और यहाँ की कार्य एक तरह से शैली में कहीं ना कहीं दखल रहा है। अचानक 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर नमाज ऐसी अछूत होती जा रही है, ये अपने आप में सबको सोचना होगा। अगर सब सोचेंगे तो शायद इसका कोई हल निकल आए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यकीनन ये गंभीर बात है। और नमाज जैसी चीज या किसी की पूजा की पद्धति अगर निशाने पर आएगी, कभी अगर बात करें इसी तरह की सोच का निशाना ग्राहम स्टेन बने और लोग बने, ये तमाम वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इस तरह की सोच के निशाने पर आए। हालांकि आज की खबर यह भी है कि गौरी लंकेश के जो कथित तौर पर हत्या के आरोपी थे उनको रिहा किया गया, तो बाकायदा उनका स्वागत किया गया। यह भी अपने आप में एक मानसिकता का परिचय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश में हो क्या रहा है, देश के लोगों को जरूरत किस बात की है। अगर थूक लगाकर कोई आदमी किसी को कुछ खिला रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लड्डुओं के अंदर अगर कोई चर्बी मिला रहा है बालाजी के मंदिर में या कहीं और, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और वो तमाम लोग बेनकाब होने चाहिए जो कि इस तरह की चीजों में शामिल हैं। चाहे वो
इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे वो किसी तरह के करप्शन का मामला हो, चाहे वो तमाम अरबों रुपयों का घोटाला हो जो कि हमारी और आपकी जेबों से, हमारी और आपकी मेहनत की कमाई से, हमारे देश की संपदा से लूटा गया है, उसको न सिर्फ वापस लाया जाए बल्कि उसको लेकर एक व्हाइट पेपर भी जारी किया जाए। खास तौर से जबकि देश के अंदर सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश विश्व गुरु बनने की राह पर चला हुआ है, ऐसे में इस तरह की मानसिकता, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये डाइवर्ट करने वाली चीजें हैं, ड्रैग करने वाली चीजें हैं, रास्ते से भटकाने वाली चीजें हैं? ये सबको सोचना होगा। मुस्लिम समाज के लिए अगर बात करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बहुत पाक है, बहुत माने जाने वाली है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि वो उनको बेअदबी कर देंगे, ये गलत है, लेकिन ये परंपरा बिल्कुल गलत है। किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के, किसी भी संप्रदाय के महापुरुषों को अगर कोई अपमानित करेगा तो ये एक सीरीज है, ये चलना ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह के लोग अपने आप को उभारने के लिए, अपने आप को चर्चा में लाने के लिए कभी गांधी जी को टारगेट करते हैं, कभी किसी को टारगेट करते हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह के लोग समाज के हितैषी हो सकते हैं? खैर, अगर आपको लगता है कि ये समाज के हितैषी हैं तो ये आपका प्रेरोगेटिव है, ये उन लोगों का प्रेरोगेटिव है जो इनको हितैषी समझते हैं। लेकिन ये आपको देखना होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। कभी लोकसभा के होते हैं, कभी विधानसभा के होते हैं, कभी ग्राम पंचायत के होते हैं, कभी एमसीडी के होते हैं, कभी स्थानीय निकाय के होते हैं। चुनाव होते रहेंगे, इस तरह का माहौल बनता रहेगा, आप फुटबॉल बने रहेंगे और आप एक उन्माद के अंदर ये सोचने से शायद चूक जाएं कि आपकी जरूरतें क्या हैं और आपके लिए जरूरी क्या है। आप तय कीजिए कि आपको चाहिए क्या, मैं तय करूं कि मुझको चाहिए क्या। ये मेरा अपना प्रेरोगेटिव है, आपका अपना प्रेरोगेटिव है, आपका अपना विवेक है कि आप क्या चाहते हैं। क्या इस तरह के लोगों को अपने जज्बातों से खेलने की इजाजत आप देंगे या कुछ चीजें खुद भी तय करेंगे? किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर आप अपने विवेक से ये तय करें कि आखिर समाज से खेलने वाले लोगों को इजाजत कौन देता है कि वो हमको या किसी को उन्माद में लाकर, किसी भी तरह का उन्माद, क्योंकि ये उन्माद ही सबसे बड़ा वो चीज है। मायूसी में या तो आदमी क्राइम करता है या फिर उन्माद में करता है। नॉर्मल जिंदगी वाला कभी न क्राइम करता है न किसी को नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा उन्मादी आदमी, कभी कभी आपने देखे होंगे कि पागल खाने आप जाएंगे तो इस तरह के लोग आपको वहां बहुत मिलेंगे, और ज्यादा मायूस लोग आपने देखा होगा कि बाद में वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं कुछ तरह की चर्चाओं के बाद। बहरहाल, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नॉर्मल सोचना होगा और देश हित में थोड़ा सा ऊपर होकर सोचना होगा। ये देखना होगा कि आपको चाहिए क्या। देश की व्यवस्था को बेहद सैल्यूट है, नितिन गडकरी जी को बेहद सैल्यूट है कि एनएचएआई ने खास तौर से उनकी कमान में सड़कों का वो जाल बिछाया कि आज सुबह हम 7 बजे घर से निकले और हरियाणा, पानीपत और पता नहीं कहां कहां होकर दोपहर तक घर भी वापस आ गए। लेकिन अगर सड़कों पर इस तरह के जाम होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो जो गड्ढे खत्म हो गए थे, इसी तरह के गड्ढे, यानी राजनीति के तौर पर अगर आप गड्ढे खड़े करना चाहते हैं या हम खड़ा करना चाहते हैं तो फिर उससे बचना होगा। समझना होगा कि विकास की रफ्तार को अगर आपको स्मूथ करना है तो जिस सोच के साथ सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया है, हाईवेज को कनेक्टिविटी के साथ एक तरह से लोगों के लिए खड़ा किया है, उस कनेक्टिविटी का फायदा तभी होगा जबकि देश सुकून के साथ होगा। और हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जबकि हम विश्व गुरु बनने के लिए एक आदर्श छात्र बने, जिसके अंदर टॉलरेंस भी हो, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति भी हो, एक दूसरे के महापुरुषों का सम्मान करने का जज्बा भी हो और एक दूसरे के लिए प्रेम भी हो और भाईचारा भी हो। भाईचारा यानी आज गाजियाबाद में भाईचारे की चर्चा हुई। हम नहीं चाहते कि इस तरह के भाईचारे की चर्चा हो, क्योंकि अगर इधर उन्माद होगा तो यकीनन भाईचारे की जरूरत होगी। जबकि भाईचारा 365 दिन रहना चाहिए, एक दिन नहीं, 365 की जरूरत है, 365 दिनों की जरूरत है। भाईचारा बना रहे, दोस्ती बनी रहे, प्यार बना रहे, ताकि विकास होता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से मंच को, इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।